बात करेंगे गर्मी के सितम की। अप्रैल में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। दुनिया के 100 में से 98 गर्म शहर भारत में ही हैं। तो कैसे रहेगा गर्मी का प्रकोप, इस पर मौसम विभाग के वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। देखिए, सब देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। क्या देखिए, अभी अगर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें या सेंट्रल इंडिया की बात करें, जो पूरा एरिया अगर ये फिगर से देखेंगे, जहां आप हीट वेव का सिंबल देख सकते हैं, पूरा एरिया हीट वेव की ग्रिप में है। और स्पेसिफिकली अगर आप सौराष्ट्र कच्छ की बात करें या महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों की बात करें, वहाँ जो टेम्परेचर्स हैं 45 से ज़्यादा है। इवन विदर्भा में जो टेम्परेचर्स हैं वो 46 से भी ज़्यादा है। और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो ये जो टेम्परेचर्स हैं मेजरली आज ही ऐसे रहने वाले हैं। कल से स्लोली ये इम्प्रूव हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज से ही प्रभाव कर रहा है, जिसका प्रभाव हिमालय रीजन से आज से स्टार्ट हो जाएगा और प्लेन्स में कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा अनुमान है कि कल से हम जो हीट वेव कंडीशंस है ये पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेट हो जाएगा और सेंट्रल इंडिया में एक दिन और रहेगा, उसके बाद वेट हो जाएगा। सर, अगर मैं महाराष्ट्र और ये सारे कोंकण रीजन की बात करूं तो यहाँ पर क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, गुजरात के लिए भी आज हमारा ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 45 प्लस है, ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट रहता है। कल से जहाँ भी इम्प्रूव हो जाएगा। और वेस्ट कोस्ट में आप जहाँ सिंबल देख रहे हैं, ये हीट वेव टाइप का सिंबल देख रहे हैं, ये हमारा हॉट एंड ह्यूमिड का सिंबल है। मीन जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और जो टेम्परेचर है सामान्य से ज़्यादा है, वो भी ऑलमोस्ट 2-3 दिन खैर वो रहेंगे ही। इसके साथ तमिलनाडु में भी वो रहने का अनुमान है। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां आप ऑरेंज अलर्ट देख रहे हैं, उसके साथ ही वेस्ट बंगाल, झारखंड में भी ऑरेंज अलर्ट देख रहे हैं। उसका कारण यह है कि हम जहां थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हवाओं की गति है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है, जिसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। और कहीं ना कहीं हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी रह सकती है। इसके साथ ही पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सब हिमालयन वेस्ट में हैवी रेनफॉल। रात भी काफी गर्म रह रही है, तापमान 5 डिग्री ऊपर ही चल रहा है, तो उसका फिनोमेनन भी अभी रहेगा ये वाला? नहीं, अभी कल से स्लोली सारा कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 24 घंटे के अंदर देख सकते हैं। हाँ जी, कल से इसका प्रभाव रहेगा। और जो हीट वेव कंडीशन है, इसके बाद कल के बाद हम आने वाले 5 से 6 दिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नॉर्थ वेस्ट में। तो पूरे उत्तर भारत में गर्मी कहर बनकर टूट रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। उत्तर प्रदेश में कैसा है गर्मी का टॉर्चर, देखिए रिपोर्ट। उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है। अभी अप्रैल का महीना बचा है, लेकिन अभी से मई जून वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। यूपी के कई जिले लू की चपेट में हैं। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। वाराणसी, गाजीपुर, प्रयागराज में लू का ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। कानपुर में गर्मी लोगों का इम्तिहान ले रही है। सुबह से ही तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आगरा में गर्मी से लोग परेशान हैं। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। गर्मी इतनी भयंकर है कि बाहर निकलते ही शरीर जलने लगता है। गर्मी पसीने छुड़ा रही है। आज का टेम्परेचर 44 के करीब हो गया है और लू बहुत पड़ रही है, बहुत धूप है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, कभी जूस, कभी कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज चल रही है। इसमें बहुत समस्या बढ़ती जा रही गर्मी के कारण। आप बताइए कि कितनी गर्मी से परेशान है? बहुत ज्यादा ही परेशान है। देखिए, एक भैया जूस पी रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, कितनी गर्मी है? बहुत, मैं तो निकलता ही नहीं हूँ दिन में। अमेठी में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हीट वेव से घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर दिन के समय सन्नाटा पसरा हुआ है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गोरखपुर में गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए जिला अस्पताल में हीट वेव रूम बनाया गया है। एसी, पंखे, फ्रिज, जार में ठंडा पानी और बड़ी मात्रा में ORS के पैकेट और दवाओं की व्यवस्था की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव का अनुमान भी जताया है।
साथ ही भीषण गर्मी की वजह से अप्रैल के महीने में ही बिजली का पीक लोड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 24 अप्रैल को देश में बिजली का पीक लोड 252.07 गीगावाट रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मई जून में गर्मी और भी बढ़ने वाली है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि मई और जून के महीने में बिजली की मांग और भी बढ़ेगी। साथ ही आपको बता दें, इस साल जो पीक डिमांड का अनुमान है 270 गीगावाट रखा गया है। सरकार के स्तर पर पावर मैनेजमेंट के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है, जिसके तहत थर्मल प्लांट्स का मेंटेनेंस डाला जा रहा है, जिससे कि 10,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। साथ ही पीक आवर्स में गैस प्लांट्स को फुल कैपेसिटी पर चलाने की तैयारी है। इसके अलावा कोयले की सप्लाई को मजबूत करने और ग्रिड की लगातार निगरानी के आदेश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। चलिए अब बात चुनावी दंगल की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार थम गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर में विशाल रैली कर आखिरी दाव चला। बैरकपुर में पीएम मोदी ने हुंकार भरी कि बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। पहले ही चरण में बंगाल के लोगों ने परिवर्तन की नींव रख दी है और अब दूसरे चरण में भी बंगाल के वोटर्स बीजेपी पर ही भरोसा जताएंगे। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। वहीं इससे पहले कल कोलकाता में कालीबाड़ी मंदिर में पूजा के लिए जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की एक और तस्वीर वायरल हो गई। काली मंदिर में पूजा के लिए जाते वक्त पीएम मोदी एक बार फिर से खुद से खरीदारी करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने फूल बेचने वाले दुकानदार से कमल का फूल खरीदा। इसके साथ ही पीएम ने मालाएं और पूजा का दूसरा सामान भी खरीदा। इसके अलावा आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के बेहाला में भी रोड शो किया। इस दौरान अमित शाह ने हमारे सहयोगी चैनल न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया कि बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि अर्धसैनिक बल की वजह से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार मैदान में हैं और हम यहां पर इनसे बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से। सर, जिस तरीके से आज ममता दीदी का आज सुबह ट्वीट आया है, मां ममता और मानुष की अस्मिता के लिए उन्होंने लड़ने का आह्वान किया है। चलिए, वो कर ही सकती है, उनकी अपील है, मगर पूरे बंगाल की जनता को मालूम है मां माटी मानुष का उनका जो पुराना नारा था वो फेल हो चुका है। उन्होंने ना माँ का सम्मान किया, ना माटी का किया, ना मानुष का किया। आज अंतिम दिन है अमित जी। कल बहुत भारी तादाद में हिंसा हुई है और एनआईए भाटपारा क्या हुआ हिंसा में? कितने लोगों को लगा है? यहाँ कितने लोग हिंसा घायल हुए हैं? उसमें वो अफवाहें फैला रहे हो भाई। ये बंगाल का अब तक का सबसे शांत चुनाव है, अफवाहें मत फैलाइए। मीडिया का ये एजेंडा नहीं होना चाहिए। क्रूड बॉम्ब मिला है, एनआईए ने उसमें जांच के वो फटने से पहले पकड़ लिया गया। अमित जी, इस बार आप चुनाव प्रचार मैदान में कितनी सीटों का टारगेट रख रहे हैं? हम बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी जनता से वोट करने की अपील की। उन्होंने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ईवीएम के प्रोडक्शन के लिए पूरी घेराबंदी की जाएगी। वादा करो, हर आदमी को वोट देना है। आपका इधर में मशीन खराब करने का कोशिश भी करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप सुना मशीन खराब हो गया 2000 वोट का बाद, फिर आके आपका पहले का वोट दीजिए कि वो मशीन में हम आज देखा है एक वीडियो में, एक आदमी को वोट दे रहा है एक पार्टी को, तो बीजेपी का पास चला जा रहा है। खराब मशीन में आप वोट करोगे ना
टेक केयर। अगर जरूरत हो तो खाना वोट का दिन और वोट का दिन से 2 दिन इलेक्शन का काउंटिंग है, माँ बहन लोग खाना नहीं बनाएगा, वो उधार में रहेगा और वोट को प्रोटेक्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में इस बार कांग्रेस पार्टी अकेले ही लड़ रही है। इस बार कांग्रेस ने लेफ्ट से अलग एकला चलो का रास्ता अपनाया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने सब जगह खड़े किए उम्मीदवार अपने, सोच समझ के किए खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, क्योंकि पहले जो है कभी सीपीएम के साथ में, कभी टीएमसी के साथ में अलायंस किए गए। अब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि हमें मुकाबला करना है, क्योंकि कहीं बीजेपी घुस गई एक बार यहाँ पर। तो पहले जैसे लंबे समय तक सीपीएम रही, फिर ये टीएमसी रही, फिर ये घुस जाएंगे। तो कांग्रेस ने, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, अच्छा निर्णय किया है, जिससे कि अब कांग्रेस नए सिरे से शुरुआत कर रही है। इसीलिए सब सीटों पे खड़े किए लोग। अब क्या रिजल्ट होगा ये 4 तारीख को इंतजार कीजिए आप लोग। तो आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। बंगाल फाइनल राउंड जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। अब राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के सांसदों के बागी धड़े को बीजेपी में औपचारिक तौर पर मान्यता दे दी गई है। राज्यसभा सचिवालय की तरफ से बाकायदा सभी सांसदों को बीजेपी के सांसद के तौर पर दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद रह गए हैं, जिसमें से 1 पंजाब और 2 दिल्ली से हैं। बीजेपी की अपनी सीटें 106 से बढ़कर 113 पर पहुंच गई है। जिन 7 सांसदों का बीजेपी में विलय हुआ है उनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत सहानी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी डील की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैकले की मौजूदगी में FTA पर मोहर लगी है। इसी के साथ भारत के लिए न्यूजीलैंड का बाजार पूरी तरह से खुल गया है। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर अब 0 ड्यूटी लगेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस FTA को भारत और न्यूजीलैंड आर्थिक संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत बताया है। This FTA is far more than an agreement on tariffs and rules of origin. It is a comprehensive framework spanning market access, agri-productivity, investment and mobility, designed to benefit manufacturing, farmers, artisans, MSMEs, women entrepreneurs, students and skilled professionals across both nations. तो चलिए अब इस FTA से जुड़ी पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो ऐतिहासिक FTA हुए हैं उसकी डिटेल्स क्या है, खासतौर पर अगर भारत के नजरिए से देखें तो किस तरह से फायदे का सौदा साबित होगा? बिल्कुल, देखिए जो ये डील साइन हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और न्यूजीलैंड की, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके तहत जो भारत को 100% पूरा एक्सेस मिलेगा जैसे ही ये डील लागू होगी। और उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड तक न्यूजीलैंड और जो भारत के साथ ये डील हुई है वो लागू हो जाएगी। उसके बाद से सीधे तौर पर न्यूजीलैंड के 100% मार्केट में भारत को एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर खासतौर से लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर्स, तमाम चीजों के लिए बड़ा एक्सेस मिलेगा वहां पर। जो अभी तक जो दोनों देशों का सालाना ट्रेड है $2.9 बिलियन का है, उसको बढ़कर अगले 5 साल में $5 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड इसके साथ साथ $20 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। ये कमिटमेंट किया गया है न्यूजीलैंड की तरफ से, जो खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा और यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ के स्टार्टअप में सहयोग देगा। इसके अलावा भारत की जो सर्विसेज सेक्टर है, खासतौर से हेल्थ केयर, IT और दूसरे सेक्टर्स, उनको भी न्यूजीलैंड में काफी बढ़िया एक्सेस मिलेगा, काफी वहां पर एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारत से जाने वाले प्रोफेशनल्स हैं, 5000 से ज्यादा लोगों को वीजा मिलेगा
जो वहां पर काम कर सकेंगे। तो रोजगार के नजरिए से और एक्सपोर्ट के नजरिए से एक तरह से देखिए बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट है। हालांकि अभी जो सालाना ट्रेड है दोनों देशों का काफी कम है, बावजूद इसके ये एक तरह से नई कोशिश मिल जाएगी की जा सकती है, क्योंकि करीब 9 महीने के अंदर इस डील को फाइनल किया गया है। ये अपने आप में अचीवमेंट है और आने वाले दिनों में खासतौर से जो विकसित भारत का लक्ष्य है भारत का, उसको अचीव करने में ये काफी मदद करेगा। और खासतौर से एग्रीकल्चर को पूरी तरह से इस डील से बाहर रखा गया है। एग्रीकल्चर का कोई भी सामान न्यूजीलैंड से इंडिया में नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ अब बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील की। सन फार्मा ने अमेरिका की कंपनी ऑर्गेनॉन में $11.75 बिलियन की एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदने का ऐलान किया है। सन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति गानोरकर ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस डील से कंपनी की बायोसिमिलर प्रोडक्ट में पकड़ मजबूत होगी। मर्जर के बाद कंबाइंड साइज $12 बिलियन का हो जाएगा। सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों के लिए अगर आप समझा सके ये डील कितनी बड़ी है कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, और कौन से नए ऐसे रीजन्स होंगे जहां पे कंपनी फोरे करेगा इस एक्विजिशन के बाद। धन्यवाद नूपुर। सन फार्मा एंड ऑर्गेनॉन ये 2 बिजनेसेस मर्ज होने जा रहे हैं, तो साइज उसका होगा $12 बिलियन। सन का प्रेजेंस हमारा 100 कंट्रीज में है, 100 देशों में हम आज हमारे प्रोडक्ट बेचते हैं। एंड ऑर्गेनॉन 140 देशों में उनके प्रोडक्ट बेचता है। उसमें से 10 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर हम लोग आज प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। उसमें से 1 इम्पॉर्टेंट कंट्री और बड़ा मार्केट है चाइना, जहां पर आज हम लोग नहीं हैं। और ऑर्गेनॉन का चाइना में काफ़ी बड़ा बिजनेस है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक $800 मिलियन। सो लाइक दैट उनका 10 कंट्रीज ऐसा है जहाँ पर उनका ही प्रेजेंस है, सन का नहीं है। सो कंबाइंड बिजनेस में जब दोनों साथ में आ जाता है तो हम हमारा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज में बेच सकते हैं। सो दिस इज लाइक सेलिंग सन्स एज वेल एज ऑर्गेनॉन प्रोडक्ट टुगेदर। उसके अलावा दोनों कंपनी का कंबाइंड EBITDA इस 30% के आसपास रहेगा। हमारा 29-30% है, उनका भी 30% है, तो वो रहेगा। दोनों कंपनी का पोर्टफोलियो मर्ज होगा। जैसे आपको दर्शकों को बताने के लिए ऑर्गेनॉन का पोर्टफोलियो विमेंस हेल्थ में है, वो उनका एक बड़ा पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट उनका 30% जो सेल्स आता है वो वुमेन्स हेल्थ पोर्टफोलियो से आता है। दूसरा उनका आता है एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स लाइक एस्टैब्लिश ब्रांड, जो ब्रांड ऑफ पेटेंट हो गए, जिनके कई पहले पेटेंट थे बट आज नहीं है, बट वो ब्रांड आज भी बिकते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड इक्विटी है एंड पेशेंट्स और डॉक्टर्स आज भी वो ब्रांड लिखते हैं। तो वो बिजनेस एक 51% है। और थर्ड उनका बिजनेस है बायोसिमिलर्स। सो कोई भी बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट जब भी उसका ऑफ पेटेंट होता है तो कोई भी कंपनी उसका बायोसिमिलर उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, तो वो है। सो ये 3 बिजनेसेस ऑर्गेनॉन के है। एंड सन के इसमें से इनोवेटिव बिजनेस सन का है, देन हमारा ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है, जैसा इनका एस्टेब्लिश प्रोडक्ट बिजनेस है ऑर्गेनॉन का, वैसा सन का ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस है एंड जेनरिक बिजनेस है जो सिंथेटिक मॉलिक्यूल करते हैं। सो वैसे देखा जाए तो दोनों बिजनेसेस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर्स, और दोनों में ओवरलैप काफ़ी कम है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट कोई भी ओवरलैप नहीं है। चलिए अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की बात करें तो इसमें भी जमकर खरीदारी हुई। बाजार का पूरा अपडेट अब बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन बाजार में क्या शानदार मोमेंटम आज के सत्र में हमें देखने को मिला है। सारे इंडाइसेस मेजॉरिटी हम बात करेंगे तो शानदार तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए। मिड कैप और स्मॉल कैप का तो आज के सत्र में एक जलवा ही अलग था। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो निफ्टी के 50 शेयर्स में से 40 शेयर्स ऐसे हैं जो अच्छा खासा ग्रीन मोमेंटम दिखाते हुए बंद हुए हैं। इसके अलावा बाकी के सेक्टर वाइज अगर हम देखें किस तरीके का मोमेंटम रहा है तो देखिए सारे ही इंडाइसेस आज के सत्र में हरे निशान के साथ बंद हुए हैं।
आईटी में शानदार तेजी देखने को मिली है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखिए, यहाँ पे भी अच्छे खासे जो मोमेंटम है, करीबन 3% की तेजी यहाँ पे आई है। ऑटो में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कैपिटल मार्केट, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल्स, हर जगह तेजी का जो रुख था आज बाजार में हमें कायम होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच देख लेते हैं, देखते हैं कि निफ्टी के कौन से बढ़ने वाले शेयर। सन फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे जो डील का ऐलान हुआ है उसके बाद जबरदस्त तेजी हमें आती हुई दिखाई दी है। जियो फाइनेंशियल नंबर्स आए, नंबर्स के बाद ये तेजी जो है वो देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ में विप्रो में भी अच्छा खासा मोमेंटम आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग पॉकेट में श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बीईएल और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आज हमें गिरावट देखने को मिली और मेजॉरिटी ऑफ गिरावट न्यूज इनफ्लो के चलते आई है। इसके अलावा आईटी स्पेस में एक जो दमखम है आज काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया है। एल&टी टेक, कोफॉर्ज, एम्फेसिस, विप्रो, सारे ही स्टॉक्स एक अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करते हुए नजर आए हैं। और फार्मा में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन फार्मास्यूटिकल डील के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। माना यह जा रहा है कि अगर डील हो जाती है कंप्लीट तो पूरे ही स्पेस में सबसे बड़ी डील होगी अब तक की। यहां से काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हमें होती हुई दिखाई दे सकती है ग्लैंड फार्मा, और इसके चलते पूरे ही स्पेस में जो तेजी का सत्र है आज बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा काफी और स्टॉक्स भी थे फार्मा स्पेस में जो खबरों में बने हुए थे और जिसके बाद पूरे ही आज मार्केट में हम देखें तो मोमेंटम काफी ज्यादा बुल साइड में था। घरेलू निवेशकों का दबदबा बाजार में लगातार बढ़ता जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर में एफआईज की ओनरशिप में तेज गिरावट आई है और घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी में उछाल आया है। पूरी डिटेल्स बता रही हैं मेरी सहयोगी श्रेया ठाकुर। देखिए, भारतीय बाजार में लगातार एफआईज की जो हिस्सेदारी है वो घटती जा रही है। अब ये घटकर एफआईज की ओनरशिप 16 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मार्केट फिर भी स्टेबल है, यानी कि भारतीय बाजार से एफआईज लगातार पैसा निकाल रहा है लेकिन फिर भी भारतीय बाजार स्टेबल है। उसके पीछे बड़ा कारण है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। जी हाँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय बाजार में पैसा लगा रहे हैं और अब ये रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के आंकड़े रखूं मैं तो रिकॉर्ड हाई पर करीब 29% बढ़ गए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अगर आप बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की 53 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये चीज़ें जो है वो भारतीय बाजार को सपोर्ट कर रही है। म्यूचुअल फंड्स जिस तरीके से SIPs के आंकड़े आए हैं, इनफ्लो बढ़ा है, इंश्योरेंस कंपनीज और रिटेल इन्वेस्टर्स अब मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि सिर्फ इतना नहीं, आगे चलकर अगर आप बात करें तो प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड रह सकती है। IPOs, QIPs की अगर चर्चा कर लें तो वहाँ पर डिमांड काफ़ी मजबूत रहेगी। इसके अलावा कंपनीज बायबैक भी बढ़ा सकती हैं। साथ ही प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी अपनी स्टेक होल्डर्स कंपनीज में बढ़ाएगी जो ओवरऑल कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा मार्केट का। ये भी बड़ा ट्रिगर हो सकता है भारतीय बाजार के लिए। अच्छा, जिससे ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन किन सेक्टर्स पर इंस्टीट्यूशंस ओवरवेट हैं तो उनमें शुमार है फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए, बैंक्स हो गई, NBFCs हो गई, यहाँ पर नजरें बना के रखिए। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ओवरवेट है। वहीं जिन सेक्टर को आपको अवॉइड करना है उसमें मटेरियल्स आते हैं जैसे सीमेंट, कमोडिटीज़, यहाँ पर थोड़ा आपको कॉशियस रहना है फिलहाल। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट से, मॉर्गन स्टैनली की इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट से ये बात तो साफ होती है कि भारतीय बाजार अब FIs पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम कर रहा है और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ही भारतीय बाजार को चला रहे हैं फिलहाल। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें मुंबई से एक अहम खबर। मुंबई में ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी सीखने के लिए और वक्त मिलेगा। ऑटो चालकों के लिए मराठी की बुनियादी जानकारी को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन इस फैसले का विरोध होने के बाद राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। आज महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठक की। बैठक में मराठी को अनिवार्य बनाने का विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन इसे लागू करने के लिए और वक्त देने की बात की गई। मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि सभी संगठन मराठी को अनिवार्य करने को लेकर सहमत है, लेकिन मियाद देने की भी मांग की गई है। कल अधिकारियों के साथ बैठक होगी और फिर से सारे सुझाव पर विचार किया जाएगा और उसके बाद मियाद बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जाएगा और मोहलत भी दी जाएगी। लेकिन मोहलत कितनी होगी ये कल की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। कल आरटीओ के सभी हमारे 59 जो आरटीओ है सभी जगह से हमने रिपोर्ट मंगाए। सबकी रिपोर्ट आने के बाद हम निर्णय लेंगे। मगर शासन सकारात्मक है। शासन ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि नहीं जबरदस्ती आपको आज के आज ये निर्णय लेना पड़ेगा। आज नहीं तो अभी इतने साल रुके भाई, थोड़ा दिन रुकने के लिए हमें कोई ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती हम कर रहे हैं, मगर उसका
टाइमिंग निश्चित होना चाहिए। जो लोगों ने मांग की है वो लोगों ने जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि नहीं, हम अगर 3 महीने का टाइमिंग मांगते हैं, हम अगर 6 महीने का टाइमिंग मांगते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हमारी लोगों को वो 3 महीने में या 6 महीने में हम सिखाएंगे।